आपने एक ऐसे दिन मुझे गांधी पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है जिस दिन को मैं समझता हूं कि उसकी स्पिरिट को भुला दिया गया है या भुलाने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे देश में फिर भी गांधी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ राजनीतिक हैं, पर मूलतः गांधी उन सब के साथ आज भी खड़े हैं जो राजनीतिक लड़ाई को पावर स्ट्रगल ही सिर्फ नहीं समझते हैं, उससे ऊपर की कोई चीज समझते हैं। तो जब प्रियंक जी ने मुझसे संपर्क किया था इस बातचीत के लिए, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं नैतिकता या मानवता, गांधी और राजनीति पर बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सबका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो मुझे अंदाजा है कि ये नौजवानों की कोई टीम है जो कि ये काम कर रही है, तो मैं नौजवानों के हिसाब से कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। और मेरी बात की शुरुआत आस्था जी की उस बात से है कि राजनैतिक रूप से कमजोर होते हुए भी नैतिक रूप से जो बल था उसके आधार पर गांधी लड़े। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनने में, क्योंकि यही बात मैं कहना चाहता था अपने वक्तव्य में मूल रूप से। अब पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मैं यही बात कहना चाहता हूं। मैं अपने तरीके से कुछ डिस्टर्बिंग सवाल भी आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये समय बहुत डिस्टर्बिंग है, सचमुच बहुत डिस्टर्बिंग है। आज से 20-25 साल पहले जब मैं आप लोगों की उम्र का था, तो कहा जाता कि 25 साल के बाद का समय कैसा होगा, आप हमको बताइए। तो मैं बिल्कुल वो नहीं कह पाता जो आज देश के हालात और देश की स्थिति हो चुकी है, इसके बारे में कोई अंदाजा मुझे नहीं होता। देश बदल चुका है, देश के सोचने का ढंग बदल चुका है, और ये बदलाव हम कैसे समझें, और इस बदलते हुए भारत में नौजवानों के सामने कौन सी तस्वीर रखी जाए जिससे कि ये समझ में आए कि वो जो बूढ़ा सा आदमी लाठी टेकता हुआ हर मोड़ पर या गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी हत्या दिवस के अवसर पर यहाँ वहां दिख जाता है और उसके बारे में बात करते हुए लोग हम लोगों को मिल जाते हैं, उसके होने का क्या मतलब था। तो मैं इस पर एक दो बातें कहूंगा, लेकिन उसके पहले जो मुझे इस समय का सबसे बड़ा संकट लग रहा है, कम से कम नौजवानों को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में मैं आपका 5 मिनट समय लूंगा ये कहने के लिए कि ये जो गांधी विषय है, इसको कैसे हमको देखना चाहिए। ये एकमात्र दृष्टि नहीं है, लेकिन ये भी एक दृष्टि हो सकती है। इसलिए मैं 5 मिनट में गांधी के होने के मायने के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। गांधी 1915 में आए भारत, और 1915 में आने के बाद वो काफी घूमे हैं, और वो जाते थे, कांग्रेस की सभाओं में बैठते थे, और उसके बाद धीरे 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 4 साल बाद 1919 के समय वो देश के सबसे बड़े नेताओं में गण्य हो गए। तो एक तो ये समझना जरूरी है कि गांधी
खुद गांधी बने या ऐतिहासिक परिस्थितियों ने गांधी को गांधी बनाया, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा अभी। आप सोचिएगा इसके ऊपर कि गांधी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गांधी इतने बड़े नेता बन गए, कैसे बने। तो एक लाइन में जो मेरी अपनी समझ है वो आपके सामने रखूंगा। वो समझ ये है कि गांधी एक ऐतिहासिक निर्णायक समय में आए थे, एक संभावना बनकर, एक ऐसी संभावना जिसमें कि भारतीय जन की आकांक्षा, उसकी पीड़ा को स्वर दिया जा सके और उसका एक राजनीतिक रूप उभर सके। ध्यान रखने की बात यह है कि उस समय देश में लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि जिसको हम आज डेमोक्रेसी कह रहे हैं या संख्या का बल कहते हैं, वो जो डेमोक्रेसी है उसकी ताकत क्या है और उसमें आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है। आप जानते हैं कि गांधी के इमरजेंस में, गांधी के शक्तिशाली बनने में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बहस चल रही थी, जिस बहस में ये तय होना था कि जो रिफॉर्म सरकार ला रही है उस रिफॉर्म के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, हम उस रिफॉर्म को माने या ना माने। और दो तरह के मत थे। एक मत ये था कि जालियांवाला बाग जैसा नृशंस हत्याकांड हो चुका है और उस हत्याकांड के होने के बाद कांग्रेस कैसे सरकार के साथ मिलकर काम करे। यही वो समय था जब गांधी हमारे राजनीतिक क्षितिज पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनकर उभरे। लोगों को कम याद रहता है, लेकिन मैं याद दिलाता रहता हूं कि भारतीय राजनीति का जो इतिहास है उसकी एक ही व्याख्या, एक ही समझ, पता नहीं कैसे हम लोगों के बीच में प्रचलित है, जबकि इसको नौजवानों के सामने खोल कर रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं गांधी के होने के 30 और 40 के दशक के मामले पर जाना चाहता हूं, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि गांधी खुद गांधी बने या ऐतिहासिक शक्तियों ने गांधी को भारत का सबसे बड़ा नेता बनाया। ये मेरी पहली बात है जो आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इसके थोड़ी देर पहले कहा था कि 1915 की जनवरी में गांधी लौटकर आते हैं और उसी समय भारत का एक और बहुत महान व्यक्ति भारत छोड़ रहा है। क्रांतिकारी जीवन उसका चला है और वो भारत छोड़ रहा है, और उस छोड़ने के क्रम में उसका उद्देश्य यह है कि वो जाके बाहर से हथियार लाएगा। और उसके नेता थे, उनके गुरु थे बाघा जतीन। उस नौजवान का नाम है एमिन रॉय। एमिन रॉय नाम बाद में पड़ा, उनका नाम एमिन रॉय हम लोग जानते हैं, इसलिए एमिन रॉय का ही नाम मैं लूंगा। गांधी आ रहे हैं कुछ लेकर और ये व्यक्ति बाहर जा रहा है कुछ पाने के लिए। एक अहिंसा का मंत्र लेकर, पैसिव रेजिस्टेंस का सूत्र लेकर भारत में अवतरित हो रहा है, और एक व्यक्ति भारत से बाहर जा रहा है, एक आप कह सकते हैं सशस्त्र क्रांति की तैयारी करने के लिए। एक ही समय ये हुआ है। इतिहास का वो मोड़ जो है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि इस समय तक सावरकर जेल में है और सावरकर एक किस्म के राष्ट्रवाद को सामने रख करके लड़ाई लड़े हुए हैं। अभी उनको, जिसको हम लोग सांप्रदायिकरण कहते हैं, उस रूप में वो सांप्रदायिक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए नहीं थे।
20 के दशक में ये तीन महापुरुष या तीन व्यक्तित्व, महापुरुष न कहें, तीन राजनीतिक धाराओं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। मेरे मित्रों को, नौजवान मित्रों को थोड़ा अटपटा लगेगा, मैं गांधी की पुण्यतिथि पर इन तीनों पुरुषों को कोट अनकोट क्यों एक साथ लाना चाहता हूं। इसका एक कारण है। इतिहासकार का काम जो होता है वो तथ्यों को सामने रखने का भी होता है और इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन की संभावनाओं को जगाने का भी होता है। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने निवेदित करना चाहता था ताकि ध्यान रहे कि भारत में जो नेशनल मूवमेंट था वो नेशनल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, वो एक नए भारत के स्वप्न से जुड़ा हुआ आंदोलन था। वो एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था, रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था। इसमें अंग्रेजों का हटना तीनों के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन नवनिर्माण के बारे में उनकी अपनी अपनी बातें थी। ये तीनों प्रोजेक्ट भारत में 20 और 40 के बीच में एक दूसरे से कंपीट करते हुए चलते हैं। ये मेरी एक और बात थी। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मोतीलाल नेहरू की भी शंकाएं थी गांधी के बारे में। गांधी के बारे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि गांधी क्या करना चाह रहे हैं। प्राय लोग चर्चा करते हैं कि तिलक के रिजर्वेशंस थे गांधी के प्रति, लाजपत राय के थे, और अन्य लोगों के थे, लेकिन ये रिजर्वेशंस हमारे मोतीलाल नेहरू के भी थे। लेकिन बाद में मोतीलाल नेहरू को ये समझ में आ गया कि गांधी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और वो क्या था वो उन्होंने समझ लिया। और समझने के बाद ये दो महापुरुष जो हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करने लगे। इस बात के बारे में बहुत अच्छी बात हमारे इतिहासकार बलराम नंदा ने लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने बहुत सही कहा था कि गांधी एक नई पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी लेकर भारत लौटे थे। न्यू पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, ये शब्द उनके हैं, इसलिए मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। उस पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी ने भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। नेशनल मूवमेंट तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन लोकतंत्र और नेशनल मूवमेंट का जो बंधन है, जो आपस में जुड़ जाना है, ये गांधी के नेतृत्व के कारण भारत में संभव हुआ था। इसलिए गांधी का जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल मूवमेंट में लोगों को लीड करने का नहीं है। गांधी एक खास किस्म से भारत में लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने वाले महाव्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके साथ ही ये बातें हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा छोड़ भी सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। इस महान व्यक्ति ने भारत को जगाया। भारत के जन जन में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जुड़ाव, समर्थन, भक्ति, विद्वेष उनके लिए जिनको लगता था कि ये लोग आकर के हमारी शक्ति छीन लेंगे, ये पता नहीं क्या गांधी कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गांधी को समर्थन और गांधी को शक्ति उन लोगों ने दी है जो लोग नौजवान लोग थे। तो नौजवानों ने गांधी को गांधी बनने में सहायता दी। इसके असंख्य उदाहरण आपको मिलेंगे, इसमें आप देखेंगे कि नौजवान गांधी के साथ खड़ा है, और जो तथाकथित बूढ़े लोग नेता थे उनको इन नौजवानों के पिताओं ने कभी नेशनल मूवमेंट का नेता माना था। उनको लगता था कि गांधी आकर के हमारे लड़कों को आवारा बना रहा है। मैं कोट कर रहा हूं किसी समाजशास्त्री को। गांधी के समय में गांधी होना कोई बहुत ही आसान विकल्प नहीं होता था, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये बतलाते हैं कि ये लोगों को बहुत अम्यूजिंग लगता था कि गांधी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि लोग इस तरह से गांधी के लिए मार खाने को तैयार हैं, आंदोलन करने को तैयार हैं, और बदले में कुछ नहीं करने को भी तैयार है। बहरहाल ये एक गांधी का ऐसा पक्ष है जिसकी इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और इतनी करते रहते हैं कि मुझे उस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चर्चा का एक डिफिकल्ट पक्ष है, और वो पक्ष जो है वही मेरी बातचीत का मूल वक्तव्य कहना चाहिए। वो ये है कि गांधी की चुनौती
कहां से है। गांधी ने आशा का संचार किया, गांधी ने बहुत बड़ी उम्मीद जगाई, 1 साल में स्वाधीन हम कर देंगे। वो नहीं कर पाए। चौरी चौरा के बाद उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ किया। इसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में आई और लगा कि जैसे गांधी ने उनके साथ छल किया है और गांधी ने ऐसा काम किया है जो उनको नहीं करना चाहिए। नेहरू को ऐसा लगा था, सुभाष को ऐसा लगा था, चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगा था और बहुत सारे लोग, मोतीलाल नेहरू को लगा था, बहुत सारे लोगों को लगा था कि गांधी ने सही नहीं किया। एम एन रॉय को लगा था सही नहीं किया। अब मैं सही नहीं किया था गांधी ने, लेकिन गांधी का कोई विकल्प नहीं था। गांधी उसके बाद भी नेता बने रहे और उन चीजों से भारत को जोड़ते रहे इनके बारे में लोगों ने पहले नहीं सोचा था। लेकिन 1927-28 के बाद भारत में एक और बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ जिसको हम लोग वामपंथी विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। ये जो वामपंथी विचार की कहानी है, इस कहानी ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोग इसी धारा से हमारे बीच में आते हैं, मजबूत होते हैं। जयप्रकाश नारायण, बाद में और भी लोग, सोशलिस्ट लोग भी आए। इन लोगों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ता गया कि धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर एक ऐसा वर्ग उभर आया जो कि स्वाधीनता तो चाहता ही है, साथ ही नए भारत का ऐसा स्वप्न उसके पास है जो गांधी के स्वप्न से ज्यादा समृद्ध है, ऐसा उनको लगता है। तो गांधी के साथ एक टकराव की स्थिति भी बनती जा रही थी, वैचारिक टकराव। व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा रखते हुए भी इन लोगों में गांधी के प्रति अश्रद्धा का भाव है, अगर हम उनके विचारों के ऊपर जाकर सोचना शुरू करें। किसान मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर गांधी के विचारों से उनके विचार टकराते हैं। जवाहरलाल नेहरू का वो प्रसिद्ध लेख नौजवानों को जरूर पढ़ना चाहिए, और वो लेख है विदर इंडिया। वो इलाहाबाद से छपा था, संभवतः 1933 में छपा था, जरूर पढ़िएगा। उसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक समय था जब हम लोगों को लगता था कि नेशनल मूवमेंट ही असली चीज है, लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी है। अब हमारे लिए ज्यादा बड़ा मामला है नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मामला। हम लोग एक नया देश बनाएंगे। उस समय तक 26 जनवरी 1930 का संकल्प हो चुका है और नए भारत की तस्वीर जो है वो बन रही है। उसी दौरान, और ये शायद हमारे नौजवान साथियों को एक सूचना की तरह लगेगा, एक व्यक्ति हुए हैं निर्मल कुमार बोस। निर्मल कुमार बोस ने एक चेतावनी दी है गांधी को, और वो चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से यह बात कम लोगों के बीच सर्कुलेटेड है कि उन्होंने ये चेतावनी बार बार दी है गांधी को कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो दरअसल आपकी राजनैतिक क्षमता के कारण आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन उनका प्रयोजन खत्म हो जाएगा, गांधी एज ए मोबिलाइजर ऑफ पीपल, इसकी जरूरत जब तक है तब तक है। जिस दिन आपका प्रयोजन खत्म हो जाएगा उस दिन गांधी आप छोड़ दिए जाएंगे। ये चिट्ठियां हैं, ये इनका पत्राचार होता है, और वो गांधी से संवाद करते हैं। फिर गांधी से उनकी बातचीत होती है और गांधी को वो अपनी तरफ से एक प्रोजेक्ट भी देते हैं, और वो प्रोजेक्ट है भारत के नवनिर्माण का। निर्मल कुमार बोस ने ये सारी चिट्ठियां लिखी हैं, और ये किताब उपलब्ध है अभी। अगर जो नौजवान साथी देखना चाहते हैं गांधी और गांधीयंस के इतिहास को टटोलना चाहते हैं दूसरे नजरिए से, तो गांधी जो है वो एक दूसरे तरह के स्वप्न के साथ नेशनल मूवमेंट में पॉलिटिकल मोबिलाइजर की हैसियत से, जिसकी चर्चा शुरू में की गई थी, वहां उपस्थित है। और कांग्रेस के भीतर सिर्फ और सिर्फ गांधी के पास यह हैसियत थी कि वो जनता को आंदोलन के लिए तैयार कर सकें। ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग गांधी के बरक्स हैं, कोई भी हो, किसी में वो ताकत नहीं है कि जनता को वो मोबिलाइज कर सके।
इसीलिए वो लोग जो गांधी को पसंद नहीं करते हैं वो भी गांधी के पास जाकर बातचीत करते हैं ताकि गांधी का सिग्नल मिले और जनता को लेकर के हम लोग खड़े हो सके। जनता किसी और को नहीं जानती, जनता किसी को नहीं जानती, जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी। तो जनता के ऊपर ये जो होल्ड है जिसको कहते हैं, ये जो जादू है गांधी का, इस जादू ने बहुत सारे लोगों को आज तक चकित किया है कि जनता गांधी के पीछे इस तरह क्यों चलने को तैयार हो जाती, बाकी कोई नेता ये काम क्यों नहीं कर पाते थे। तो गांधी एज ए मोबिलाइजर है, लेकिन फिर भी संगठन के भीतर 34 तक आते आते स्थिति ऐसी हो जाती है कि गांधी को लगता है कि हमारे विचार जो बड़े नेता अन्य हैं कांग्रेस के, उनके विचारों से नहीं मिलते। इसलिए गांधी, ध्यान रखिएगा, 34 में एक तरह से अपने को कांग्रेस से अलग भी करते हैं। लेकिन ये अलगाव शत्रुता का अलगाव नहीं है, ये एक वैचारिक अलगाव है। और वो ये जताना चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं उसके साथ आपका मेल अगर नहीं है तो हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। ये जो 34 और 39 के बीच की कहानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और मैं इस मामले में एक बात कहने की धृष्टता करता हूं नौजवान साथियों को, उनके सामने कह रहा हूं कि आप अपनी तरफ से दोबारा उस समय को टटोलें और देखें कि क्या ऐसा है कि गांधी और जो अन्य नेतागण थे उनके बीच का जो मतभेद है वो व्यक्तिगत है या कि उसके पीछे कोई सैद्धांतिक कोई मतभेद है। एक पुस्तक है, छोटी सी किताब है, आप साथी लोग पढ़ सकते हैं, इला सेन की किताब है। इला सेन, ये ध्यान रखिएगा, इला सेन, ELA, इला सेन की किताब है गांधी। बहुत छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, आप उसको पढ़िएगा। मैं आप दोस्तों को कहूंगा कि गांधी पर किसी बातचीत के लिए कम से कम इला सेन की पुस्तक, निर्मल बोस की छोटी सी किताब है और प्यारे लाल की एक छोटी सी किताब है, जिसमें जो मैं आपसे उल्लेख कर रहा था मोतीलाल नेहरू के साथ जो संबंध है गांधी के, उसके ऊपर उसमें थोड़ी चर्चा है। 34 से 39 के बीच में जो गांधी की टकराहट है, वैचारिक टकराहट, व्यक्तिगत नहीं, उसको हाल के दिनों में लोगों ने ठीक से विश्लेषित नहीं किया है। और इस कारण से बहुत सारे मतभेद और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बने हैं जिसके कारण गांधी की आलोचना बहुत ज्यादा हुई है। खासकर सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में गांधी की भयंकर आलोचना हुई है। गांधी चूंकि भारतीय जनता के साथ जुड़े थे और जनता उनकी ही बात मान सकती थी, इसलिए कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि वो गांधी को माने। तो गांधी को मानना जो है ये राजनैतिक कंपल्शन भी था, सिर्फ भक्ति का मामला नहीं था। उनके विचारों से मतभेद रखते हुए भी गांधी का जो राजनैतिक महत्व था उसके कारण गांधी की बात को मानना ही पड़ेगा। अब ये जो पोजीशन है गांधी की, इस गांधी की पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। और इन दिनों एक चर्चा खूब चलती है कि सुभाष को गांधी ने निकाला, कॉन्स्पिरेसी की गई, और ये भी कहा जाता है कि गांधी जो है बेसिकली एंटी प्रोग्रेसिव आदमी थे, कंजर्वेटिव थे, और उनके विचारों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी मॉडर्न आदमी को बहुत ही कंफ्यूज कर सकती हैं। 1934 के भूकंप के बाद उनकी जो बहस है रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, वो तो महत्वपूर्ण है ही है, आपने उसके बारे में कभी पढ़ा भी होगा। सुभाष के साथ जो डिफरेंस है, नेहरू के साथ जो डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद गांधी स्वीकार्य है क्योंकि गांधी के पास जन बल है, जनता की शक्ति है। ऐसी स्थिति में अब हम पहुंचते हैं उस निर्णायक मोड़ पर जहां से गांधी का होने का दूसरा मतलब होता है। 1939 में जब सुभाष बोस एक पॉलिटिकल प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, उस समय ये बात थी कि हम लोग साम्राज्यवादी जो युद्ध है, जो अंग्रेज या यूरोपियन लोगों का युद्ध है, उसमें अंग्रेजों का साथ देंगे या नहीं देंगे। उस पॉइंट पर सुभाष के संग बहुत बड़े और गहरे मतभेद थे। और उस जगह
सुभाष बोस के बारे में हम लोगों को मानना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल लाइन गांधी से ज्यादा करेक्ट थी। पॉलिटिकल लाइन मैंने कहा, गांधी उस पॉलिटिकल सिचुएशन को जिस तरह से समझ रहे थे, उस तरह की समझ में अगर हम हाइंडसाइट का सहारा लें तो ये मानना पड़ेगा कि गांधी की राजनीतिक वो एक कमजोरी है कि वो सुभाष की बात को नहीं समझ पाए। गांधी के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, और गांधी जिस तरह का आंदोलन चाहते थे उस तरह के आंदोलन के भीतर उस तरह की पॉलिटिकल लाइन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, ये एक विचार का विषय है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके लिए सोचने के लिए मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति आने के बाद जब ये था कि अब देश जो है विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, वो एक समय है जब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अब आंदोलन शुरू होगा, अब आंदोलन होना चाहिए। गांधी के पिछले जो दो बड़े आंदोलन थे वो सफल हुए या असफल हुए, इसके बारे में चर्चा करना यहाँ अनुचित होगा, क्योंकि वो असफल ही हुए थे यही मान के हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन असफल आंदोलनों की सफलता का अपना एक अलग शास्त्र होता है। हर बड़ा आंदोलन अगर असफल हो जाता है तो उसको असफल मान करके उसकी व्याख्या सिर्फ नहीं होती, उसने अगले आंदोलन के लिए कितने लोगों को बनाए रखा, अगर ये यार्डस्टिक हो तो गांधी का कोई मूवमेंट फेल नहीं हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गांधी के मूवमेंट का फेलियर और सक्सेस का जो पैमाना है उसको हम लोग सामान्य लोग अपने तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन गांधी के लिए पैमाना कुछ और ही है। और वो क्यों है, वहीं पर बात को अपनी मैं ले जाना चाहता हूं। गांधी के लिए राजनीति के क्या अर्थ, क्यों चौरी चौरा के बाद गांधी ने रोक दिया था। एक स्टैंडर्ड जो गांधी बेटर्स हैं, जो गांधी के प्रति संदेह रखते हैं, उनको लगता है कि गांधी बेसिकली पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे थे और रेवोल्यूशन की संभावनाओं को खत्म कर रहे थे। रेवोल्यूशन की पूरी व्यवस्था यहाँ थी, पूरे सरंजाम जिसको हम लोग बोलते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन भारत में रेवोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि गांधी ने जनता को उन चीजों में उलझाए रखा कि उनका मूवमेंट कभी रेवोल्यूशनरी रूप न ले सके। ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन है, और ये इस एक्सप्लेनेशन के सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनको मैं दो नाम लेना चाहूंगा, एमिन रॉय और उनके साथ एक जुड़े थे अवनी मुखर्जी। इनका एक डॉक्यूमेंट है जो कि अहमदाबाद कांग्रेस के समय डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, उसको आप लोग देखिएगा, इसकी चर्चा नहीं कम होती है। तो वो लोग कहते थे कि गांधी रेवोल्यूशन रोक रहे हैं और गांधी रेवोल्यूशनरी नहीं है, गांधी रेवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने वाले बुर्जुआ एजेंट है। और इसी हाइपोथेसिस को सब्सटेंशिएट करते हुए आरपी दत्त की जो किताब है इंडिया टुडे, जिससे आप सबका परिचय है, इसमें इंडिया टुडे में किया गया। तो गांधी क्या थे, कैसी क्रांति चाहते थे, एक प्रश्न तो है जिस पर कि आप सबको सोचना चाहिए। लेकिन एक और विंग है जिस विंग को मैं सावरकराइट विंग कहता हूं या हिंदू नेशनलिस्ट विंग कहता हूं, और मैं ऐसा कहते हुए उनको न छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि ये लोग, इन लोगों की जो दृष्टि थी, उस दृष्टि में गांधी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि गांधी जो है वो मुसलमानों के प्रति बहुत नरम थे और उनकी जायज नाजायज मांगों को मान लेते थे और उनको मिलाने की हर संभव चेष्टा करते थे। और इस कमजोरी का फायदा मुस्लिम नेतृत्व लगातार लेता रहा। ये वो फैक्शन है जिस फैक्शन के लोग हमेशा गांधी के बारे में सोचते रहे कि ये हिंदू के समर्थन से हिंदू भाषा में बात करते हुए दरअसल हिंदू हित की बात नहीं सोच पाता है। बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन ये दरअसल एक कमजोर राजनीतिक लाइन का आदमी है, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो हिंदुओं के हित को बलिदान कर रहा है या बलिदान करता जा रहा है। इसी कारण से पूरे आप देखिएगा 30 के दशक में अगर आप हिंदू महासभा के रेजोल्यूशंस को पढ़िए तो ये बात बार बार घूम के आएगी कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को
अपने साथ रखने के दिवा स्वप्न को देखते हुए नेशनल मूवमेंट को कमजोर करते हैं और मुसलमानों का मन बढ़ाते हैं और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करते हैं। तो ये जो लाइन है, हिंदू नेशनलिस्ट लाइन है, इसके कारण गांधी के प्रति संदेह और गांधी की राजनीतिक दृष्टि के प्रति क्रिटिसिज्म लगातार होता रहा है। लेकिन गांधी का सौभाग्य या गांधी की शक्ति यही है कि जनता और किसी की सुनती ही नहीं है, जनता गांधी की सुनती है। तो जनता क्यों गांधी की सुनती है, यही बड़ा सवाल है जिसका उत्तर देना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि गांधी इंडिस्पेंसेबल है, गांधी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये जो गांधी का जादू है, गांधी का जो मैजिक है, गांधी की जो शक्ति है, उसका क्या शास्त्र हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि गांधीवादियों के भीतर भी ये बातें कही जा रही थी कि आपका दुरुपयोग हो रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, और आप का जब काम खत्म हो जाएगा तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा या आपका महत्व कम हो जाएगा। ऐसे इस माहौल में 1939 से 42 के बीच की यात्रा तय होती है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब गांधी कॉल देंगे आंदोलन के लिए, गांधी इस बार आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन गांधी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो प्रतीक्षा कैसी प्रतीक्षा है, गांधी क्या चाह रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में हैं। अब गांधी जब 1942 के समय ये कॉल देते हैं कि क्विट इंडिया और जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और करो या मरो का मंत्र देते हैं, उसके बाद गांधी का महत्व कितना रहा, कम हुआ, कितना कम हुआ, और गांधी की भूमिका कैसी बनी रही, ये वो प्रश्न है जिस प्रश्न पर हम लोगों को रुकना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले मैं कहूंगा कि गांधी 1939 के बाद से ही राजनीतिक रूप से कमजोर होते चले गए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और आप मेरी इस बात को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखता हूं कि गांधी की पॉलिटिकल लाइन 1939 के बाद सुभाष बोस के पॉलिटिकल लाइन से की तुलना में कमजोर पॉलिटिकल लाइन है। सो पॉलिटिकली ही बिकेम लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट। और वो जो चीज है, वो प्रोसेस जो है, वो धीरे धीरे चलता हुआ 1942 में आकर के इतना कमजोर हो गया थोड़े दिनों बाद कि गांधी का राजनैतिक महत्व कम हो गया। और इस बात को मैं आपके क्षमा कीजिएगा, मैं कोई कुछ जी हेलो हाँ अच्छा। अब मैं 1942 में आना चाहूंगा और यही मेरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है जो कि आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 1942 से 46 और 46 से 48 या 1942 से 45 और 46 से 48, ये जो दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों में गांधी के महत्व पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि यहां गांधी का जो एक रूप है, एक लोक नायक रूप है, लोक पथ प्रदर्शक रूप है, और एक जो राजनीतिक रूप है, उनके बीच में एक तनाव है। जनता श्रद्धा करती है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लाइन है उसके साथ जनता का इमोशन वैसा नहीं है जैसा कि हो सकता था या होना चाहिए था। इस बात को लेकर, इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ी दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा। 1942 के आंदोलन की डिटेल्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि उसकी डिटेल्स के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, और बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उस डिटेल्स की जो बारीकी है उसमें एक ऐसी बात छुपी हुई है जिसके कारण गांधी का जो रूप इतिहास में या हमारी चर्चा में प्रमुख रूप से उभर कर आता है, उस पर कुछ छींटे पड़ जाते हैं। और ये जो तनाव है, इस तनाव को
समझने के लिए हमको उस समय के लिटरेचर को देखना चाहिए। बलिया, आजमगढ़ और तमाम जगहों पर जो जो जिसको हम लोग अगस्त की क्रांति कहते हैं, उसकी डिटेल्स को देखने पर समझ में आता है कि वो जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, उन लोगों की कहानी में गांधी सिंबल के रूप में उपस्थित है, लेकिन गांधी एज ए रियल पॉलिटिकल गाइड या लीडर लगभग अनुपस्थित है। और यही वो बात है जिसके कारण आपको ये पता चलेगा कि उस डिटेल्स के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। इस बात पर यशपाल, एक जो हिंदी के बड़े उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, मेरी तेरी उसकी बात, जिसकी फैक्चुअल डिटेलिंग के बारे में हमारे इतिहासकार मित्र ने मुझे सूचित किया है कि कुछ उनकी दिक्कतें थी, और उन्होंने जब उस इलाके के एक जो क्रांति को देखने वाले लोग थे या जिन्होंने देखा था, उनसे जब डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपकी इसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपको इसको दूसरे रूप में रखना चाहिए था। उसको उन्होंने पुस्तकाकार जो उपन्यास का रूप है उसमें दिया है, मेरी तेरी उसकी बात, और भी बहुत सारी किताबें हैं। ये जो 42 के आंदोलन की जो डिटेल्स है, इस संदर्भ में आप में से कुछ लोग एक और उदाहरण में दिलचस्पी रखते होंगे या रखेंगे कि 1942 का जो आंदोलन हुआ था, उसके बारे में बात करने में बंगाल में भी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही और बिहार में भी बहुत दिक्कत हो रही। दो उदाहरण दूंगा बहुत संक्षेप में चलते चलते। मिदनापुर में एक 1942 का आंदोलन है जिसके बारे में चर्चा कम होती है। उस पर एक फिल्म बनी थी 42। उस फिल्म में जो सच्ची घटना घटी थी, जिसमें गांधीवादियों ने गांधी के आदर्श पर चलते हुए अपनी कुर्बानी दी थी, और एक थाने पर उनका कब्जा हुआ था, उस कहानी को इस तरह दिखाया, और ये बात आजादी के पहले की बात है, इस तरह से दिखलाया गया कि इतना वो रियल था और इतना वास्तविक था कि उसका जो फिल्म रूप है, उसको पब्लिक को दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। अनुमति क्यों नहीं दी गई? इसका कारण ये था कि उसमें जो थानेदार है वो बाद में बंगाल के पुलिस महकमे का एक बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका है। वो जो इंस्पेक्टर था, जो थाने में था, वो अब ये पुलिस का बड़ा अधिकारी बन चुका है। अगर वो फिल्म लोग देखेंगे तो जानेंगे कि इस आदमी ने क्या क्या किया है। उस फिल्म पर रोक लगा दी गई। स्वाधीन भारत में भी उस फिल्म पर रोक बनी रही। बहुत बाद में काटछांट के बाद उस फिल्म को रिलीज किया गया। यानी कि 1942 के इस डिटेल्स के बारे में सरकार भी नहीं चाह रही है कि उसकी डिटेल्स बाहर आए, पब्लिक को पता चले। बिहार में कांग्रेस ने 1942 के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा, और बालदेव प्रसाद ने जब घूम घूम करके 42 की कहानियों को इकट्ठा किया और जब उसको जो है किताब का रूप देने की कोशिश की, तो कांग्रेस लीडरशिप ने भी उस किताब को अपने बैनर तले छापने से इनकार कर दिया। अब ये जो बात है, इस बात को कहने मात्र से ही लोगों को थोड़ा सूझा हो जाती है कि क्या कारण है कि 1942 की डिटेल्स के बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं, कोई उनकी भूमिका लिखना नहीं चाहता है बालदेव प्रसाद की किताब का। कारण ये है कि 42 के आंदोलन जिन जिन दिशाओं में बढ़ा है और जिस तरह से वो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बारे में ये कहना कि ये एक तरह का गांधीवादी आंदोलन ही था, मात्र था, ये बहुत मुश्किल है और इसमें कई कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि 42 के बाद सिर्फ गांधी के अपने कई सारे के स्टेटमेंट हैं, इससे एक किस्म से तनाव पैदा होता है। गांधी की जो पॉलिटिकल लाइन है उसका क्रिटिसिज्म, गांधी की जो सजेशंस हैं उसका क्रिटिसिज्म मौलाना आजाद भी करते हैं, और कांग्रेस के भीतर भी गांधी के जो मॉरल स्टैंड्स हैं उसकी आलोचना होती है, और ये आप मौलाना आजाद के यहाँ भी देख सकते हैं। अब इस गांधी ने जो बातें कहनी शुरू कर दी हैं, वो उससे इतनी दिक्कतें होने लगी हैं, पूरे मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट में इतनी सारी चीजें आने लगी हैं कि एकदम से ऐसा लगने लगा कि गांधी को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करना और शामिल किए रखना
बहुत ही कठिनाई को जन्म देगा। और इस कारण से गांधी जो है उस पॉलिटिकल प्रोसेस में इररेलेवेंट हो जाते हैं, जिस पॉलिटिकल मूवमेंट के वो नायक थे और उसके प्रणेता थे। इस गांधी का इस तरह उस पॉलिटिकल प्रोसेस में इररेलेवेंट बन जाना, कांग्रेस में, कांग्रेस की राजनीति में और पॉलिटिकल प्रोसेस में इररेलेवेंट हो जाना एक बहुत बड़ी कहानी है। और उस कहानी को खोले बिना हम गांधी की जो नैतिक उपस्थिति, उससे जो एक असुविधा पॉलिटिकल प्रोसेस में हुई, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि गांधी के बारे में या गांधी के आंदोलन के बारे में लोगों के बीच में आदर हमेशा बना रहा। इस आदर को रखने के बाद भी गांधी 45-46 के बाद कई कारणों से पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो गए। इस पॉलिटिकल इररेलेवेंस की चरम परिणति तब होती है जब उनकी बातों को इंटरप्रेट इस तरह से किया जाता है कि वो मुसलमानों के हित की बात सिर्फ करते हैं। जब हिंदू मारे जाते हैं लाहौर में तो गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। नोआखली में लगभग ऐसी उपस्थिति, दिनहीन उपस्थिति में वहां जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा मशीन उनके लिए काम कर रहा है, वो हिंदुओं के हित के विरोधी है। ये प्रचार जबरदस्त हुआ है और ध्यान रखिएगा कि इस प्रचार का प्रभाव भी व्यापक था। उनके अपने अपने तर्क थे और गांधी के बारे में ये बात बहुत ज्यादा होने लगी थी कि गांधी ने हिंदुओं के हित की बलि दी है, गांधीयन लीडरशिप हैड फेल्ड। और इसका इतना ज्यादा प्रचार हुआ और उस उत्तेजना के माहौल में जब गांधी कभी नोआखली, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली जा रहे हैं, उस तनाव भरे वातावरण में उस बूढ़े आदमी के पास बहुत बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे जिससे ऐसा लगने लगा जैसे गांधी अपने जीवन से निराश हो चुके। कुछ दिनों पहले सुधीर चंद्र ने कई व्याख्यान दिए हैं इस विषय पर, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। वो बार बार इस बात का संकेत देते हैं कि गांधी जीना नहीं चाहते थे। गांधी को जब 2 अक्टूबर पर लोग शुभकामनाएं देने गए तो वो यही कहते थे कि मुझे अब मर जाना चाहिए, क्यों मेरे लिए शुभकामनाएं दे रहे हो, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। आज कभी था जो देश मेरा सुनता था, आज हमारी बात कोई नहीं मानता है, कोई नहीं सुनता है। राजमोहन गांधी ने भी लिखा है कि गांधी अकेले पड़ गए थे। गांधी के इस अकेले पड़ जाने के बाद गांधी की हत्या एक ऐसे आदमी ने की जिस बारे में मुझे कुछ कहती है। वो उस ग्रुप का आदमी था जिस आदमी के लिए गांधी की उपस्थिति हमेशा से ही, शुरू से ही असहज थी। गांधी की उपस्थिति से इस लाइन ऑफ थॉट के लोगों के लिए काफी असुविधाएं थी और ये लगातार बनी हुई। लेकिन गांधी ने जब वो कहा कि अनशन करूंगा और 55 करोड़ देना पड़ेगा, और जिस तरह से गांधी ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण सरदार पटेल ने कैबिनेट के फैसले को बदला। उसकी बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी, इसको बहुत गलत माना गया था, सरकार के काम में इंटरफेरेंस माना गया था, आदि आदि। मैं उस डिटेल्स में भी ले जाना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ उस जगह जहां से गांधी के इस समय हमारे लिए, गांधी का इस समय हमारे लिए एक विशेष महत्व है। मैंने पहले ही अपनी बातचीत से शुरू में ही कहा था कि जन का बल लेकर गांधी राजनीति में आए थे और नैतिकता की शक्ति को राजनीति में लोक शक्ति के साथ जोड़ने का उनका ये जो प्रोजेक्ट था, ये इतिहास में एक अद्भुत किस्म का प्रयोग था। दुनिया में किसी जगह कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं की गई थी। नैतिक होकर राजनीति करना, राजनीति का प्रधान धर्म या प्रधान उद्देश्य पावर को लेकर के चलना होता है। नैतिकता धर्म की चीज होती है। नैतिकता और राजनीति को एक साथ लाने का मतलब है पावर और धर्म की नैतिकता को एक साथ लाना। इस काम में जितनी श्रद्धा गांधी की धर्म पर थी या धर्म में थी या नैतिकता पर थी, उतनी श्रद्धा जनता की अगर होती तो गांधी सफल हो सकते थे। जनता में
नैतिकता को लेकर, शक्ति को लेकर के जो समझ थी, उस समझ से ऊपर जनता को ले जाना, और राजनीति में पावर के मामले को लेकर जिस तरह की सोच रही थी या रह सकती थी, उससे ऊपर ले जाने की इस महान चेष्टा में गांधी ने पाया कि वो अकेले हो गए। ये थोड़ा अमूर्त किस्म का स्टेटमेंट लगता होगा, लेकिन कई वर्षों तक मैंने इस विषय पर सोचा है, और आज मुझे लगता है कि गांधी की उस बात में जहां वो उनके रेलिवेंट हो जाना है, गांधी के उन सारे स्पीचेस में जो उन्होंने प्रार्थना सभा में दिए थे, जहां लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे हैं। कोई बोल रहा है कि कुरान क्यों पाठ कर रहे हो, कोई कह रहा है कि इसका क्या मतलब है, लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, गांधी की बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे माहौल में गांधी गए हैं, उसकी डिटेल्स सौभाग्य से हमारे पास उपलब्ध है, और उस डिटेल्स में हम पाएंगे, और ये आप सुनिएगा। और मैं चाहता हूं कि नौजवान साथी लोग सुने उस गांधी के उन प्रार्थना सभाओं में दिए गए वक्तव्यों को, और जो उनके अंतिम 3 वक्तव्य हैं वो जरूर सुने। ऐसा लगता है गांधी किसी नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की सोचने लगे थे, जैसे उनको लगने लगा हो ये जो उनका आंदोलन था वो उतना सफल नहीं हो सका, उनको एक नए एक्सपेरिमेंट की जरूरत। लेकिन आप गौर करिएगा कि वो जो अपलोड किया हुआ भाषण है, उस भाषण के अंतिम हिस्से में उनका नहीं किसी और का भाषण भी जोड़ा गया है, जिससे गांधी के उस क्रांतिकारी, अगर वो होता प्रोजेक्ट वो वहां कह रहे हैं, आप सुनिएगा और आप देखिएगा कि गांधी ने जो कुछ कहना चाहा है उन अंतिम 2-3 भाषणों में, जहां वो किसान को प्रधानमंत्री बनना, किसान को राष्ट्रपति बनना, किसान को शक्तिशाली बनाना, इस तरह की बात गांधी ने की है अपने अंतिम 3 भाषणों में। आप उनको सुनकर के चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि ये कौन सा गांधी है जिसने इन तरह की बातों को सोचा। वो किसान कहते हैं, अपने को कुली कहते हैं, वो कुली और किसान बनने की गांधी की जो सेंटिमेंट्स हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गांधी का संदेश छुपा हुआ है। संयोग से वो अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन उसके अंत में, और वो ध्यान देने की बात है, उसमें फिर से एक मॉरलिस्ट, पैसिफिस्ट, बहुत ही शांति की बात करने वाला, बहुत ही ऐसी बात करने वाला जिसकी आदमी क्रांति की ओर ना बढ़ सके, ना सोच सके, इस तरह का एक वक्तव्य उसमें जोड़ दिया गया है। आप उस वक्तव्य को क्यों जोड़ा गया है उस बात पर सोचिएगा, और देखिएगा कि गांधी की इस यात्रा में क्या कोई ऐसा संकल्प छुपा हुआ है जो इतिहास में अब तक हम लोगों के सामने ठीक से खोलकर रखा नहीं गया। मेरा बस ये निवेदन था, और मैं चाहता हूं कि इस डायलॉग में हमारी इसी बात पर आप ध्यान दें कि गांधी की जो जर्नी है, ये जर्नी को मैं कहता हूं कि एक मॉरल जर्नी भी है, एक पॉलिटिकल जर्नी भी है, इसमें पावर भी है, इसमें धर्म भी है, नैतिकता भी है, और एक आदमी का दुस्साहस भी है, एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट भी है कि वो जनता में, नैतिकता में इस तरह का विश्वास रखकर चल सके, इस विश्वास के तले उनको लगता है कि हमने जो है अच्छा काम किया है, मृत्यु कुछ नहीं है, हम चले जाएंगे, मार दिए जाएंगे। ये सब वाक्य है उनमें, उन प्रार्थनाओं में। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ इस जर्नी में रहें और देखें कि इस आदमी की लाठी में क्या क्या है। वो सहारा भी है, और वो संकेत भी है, और वो संकल्प भी है। मैं गांधी को प्रणाम करता हूं, और उस स्पिरिट को प्रणाम करता हूं। इसके बावजूद कि मुझे लगता है कि उनके जो क्रिटिक्स थे, उनके पास भी पॉलिटिक्स की एक दूसरी मुकम्मल समझ हो सकती है। धन्यवाद। सर, मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर है कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी पर आरोप है कि जब मुसलमानों की हत्या होती है तब नोआखली में जाते हैं, लेकिन जब लाहौर में हिंदू मारे जाते हैं तब उनकी कोई परवाह नहीं होती। तो क्या ये बात सच है या फिर तथ्य इससे कुछ अलग है आपके अनुभव में? इसमें सोचने वाली बात यह है कि गांधी, इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। गांधी लाहौर में, देखिए ये ऐसा सवाल है जिस पर 2 तरह से विचार करना चाहिए। इसमें सच्चाई तो है। सच्चाई ये है कि जो लोग लाहौर में थे उनके लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, लाहौर कहाँ जाएगा, किस में, भारत में रहेगा
क्योंकि लाहौर की आबादी इस तरह की थी जिसमें हिंदू ज्यादा थे, और उनको पूरा विश्वास था कि उनको जो है भारत में रखा जा सकता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में वहां पर प्रयास किए गए हिंदुओं को निकालने के, और ये प्रयास शुरू हुआ है मार्च से मार्च से अगस्त तक हिंदुओं पर बहुत अत्याचार वहां हुआ है, ये बात सही है। और लाहौर के जो हिंदू थे उनके बीच में जो व्यापक असंतोष है, उसके जेन्युइन कारण है। इसके बारे में उपन्यासों में बहुत अच्छी तरह से आया है। वहां गांधी की जो पुकार है वो नहीं सुनी गई। और मुस्लिम लीग का एक प्रोजेक्ट था, मुस्लिम लीग का जो प्रोजेक्ट था वो था कि हिंदुओं से खाली करो, और क्योंकि बेसिस यही बनने वाला था कि कौन सा शहर या कौन सा इलाका मुसलमानों को मुस्लिम लीग को मिलेगा या पाकिस्तान को मिलेगा, वो इस बात से तय होगा कि वहां हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं। इसलिए उनकी स्पष्ट नीति थी कि जैसे भी हो, कलकत्ता में, लाहौर में हिंदुओं पर दबाव बनाया गया। डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता में शुरू हुआ और बाद में लाहौर में मार्च में हुआ। तो ये तो सही है कि जिन हिंदुओं को वहां पर वो जो अत्याचार हुआ उनके ऊपर, उस समय उनको अपेक्षा थी कि गांधी जो है वो उनकी मदद करेंगे। तो गांधी वहां मदद करने की स्थिति में नहीं है। गांधी नेहरू ने भारत के लिए जो प्रशासन था वो नहीं था। उनको लगता था कि वहां गवर्नर ये करना चाहिए गवर्नर को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। लेकिन जब बिहार में दंगे हुए तो बड़ी तेजी से एक्शन लिया गया और वहां पर जो है आर्मी को भी एम्प्लॉय किया गया। तो ये उदाहरण बार बार दिया जाता रहा कि जब बिहार में मुसलमानों की हत्या हो रही थी तो प्रशासन ने जिस तरह का स्टेप लिया वो लाहौर में क्यों नहीं लिया। ये बात लेकिन बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड उस समय हुई थी, और यही कारण है। एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो लोग लाहौर से भाग करके देहरादून आए थे, बहुत सारे लोग, उनके बीच में गांधी जी जब गए तो गांधी जी का कोई भाषण जो है या कोई सभा नहीं होने दी गई देहरादून में। लोग इतने असंतुष्ट थे। पैट्रिक फ्रेंच ने लिखा है और इंद्र कुमार गुजराल का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदू वहां से भाग के आए थे उनसे जब नेहरू मिलने गए तो उन लोगों ने नेहरू की हत्या करने की कोशिश की। ये मैंने देखा। तो ये जो तनाव का जो माहौल था, उस तनाव के माहौल में हिंदुओं में अगर इस तरह की भावना थी तो ये एक राजनीतिक, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। मैंने कहा ना कि वो जो एक ऐसा समय था, उस समय में गांधी की जो स्थिति थी, एक व्यक्ति की जो स्थिति थी, वो जो कर सकता था उसके लिए वो समय नहीं था जिसमें कि लोग उनकी बात को सुन पाते। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं इसको इस तरह से एक छोटे से उत्तर में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे हिंदू ऐसा समझते थे कि गांधी जो है मुसलमानों की तरफदारी कर। ओके सर, नेक्स्ट सवाल है मार्टिना चक्रवर्ती का कि आपको क्यों लगता है कि 1939 के बाद गांधी जी की राजनीतिक महत्व कम हो गया था? इस विषय पर आपका निजी अनुभव क्या है? ये बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है मेरे मित्रों को कि मैं कहता हूं कि गांधी जो है वो 1939 के बाद जो है वो राजनीतिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए। इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं और इसलिए मैंने निर्मल कुमार बोस की बात कही। कांग्रेस के भीतर भी दो बड़े ग्रुप हैं और इन दो ग्रुपों में एक जो है वो अंग्रेजों से लड़ना चाहता है, और गांधी जो है अंग्रेजों से उस तरह से नहीं लड़ना चाहते। उनकी दुश्मनी अंग्रेज से नहीं है, वो दूसरे फ्रेम के आदमी। उन्होंने जब वो लंदन गए हैं तो वहां भी उसी समय में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 100 साल तक हम लोग अंग्रेजों को के हृदय परिवर्तन के लिए चेष्टा करते रहे। हो सकता है उन्होंने जोकिंगली कहा हो, जैसे भी कहा हो, लेकिन वो बहुत हड़बड़ी में नहीं, उनको नहीं लगता था कि तुरंत जो है एकदम होना ही चाहिए और हम लोगों को लड़ना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा विंग था जो ये समझता था कि इस समय जब दुश्मन थोड़े कमजोर स्थिति में है तो हमको अटैक करना चाहिए। और इस कारण से मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे लोग चिढ़े हुए थे गांधी से कि क्या कारण है कि गांधी जी बोल ही नहीं रहे हैं। इस वक्त एक अच्छा मौका था, हम लोग उसको उड़ा सकते थे या हम लोग कुछ कर सकते थे, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता इत्यादि इत्यादि। ये सुभाष लाइन थी और सुभाष लाइन पर कंसिस्टेंटली बात कर रहे। तो 39 में ये जो लाइन उन्होंने ली गांधी ने, ये लाइन जो है मैंने कहा था कि पॉलिटिकली करेक्ट सिद्ध नहीं हुई। 1942 में जब उन्होंने कॉल दिया है आंदोलन के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, तो वो बेसिकली सुभाष बोस के लाइन को ही एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
कई लोग ये भी कहते हैं कि वो गांधी की एक चालाकी थी, क्योंकि उधर से जापान आगे बढ़ता जा रहा था और जापान ने बहुत तेजी से बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इसलिए गांधी की चालाकी। मैं इसमें विश्वास नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि वो एक टैक्टिकल एक मूव नहीं था, बल्कि उनका एक स्टैंड था। और इसके पीछे, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये गलत भी हो सकता है, मैं इस पर बहुत ज्यादा शोध नहीं किया, जो कुछ किताबें मैंने देखी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। कौन जीतेगा विश्व युद्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि अंततः इंग्लैंड, मतलब जो एक्सिस पावर है, वो जीत जाएंगे, और कुछ लोगों को लगता था कि जापान और हिटलर की जीत जाएंगे। इस क्रम में गांधी जी को ऐसा लगने लगा था, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि इसका कोई प्रमाण वैसा नहीं है, लोगों ने लिखा है इसके ऊपर, कि हो ना हो जापान और जर्मनी वाले जीत जाए, हो ना हो। तो ये जो उनका कैलकुलेशन था कि इस युद्ध का परिणाम दूसरी तरफ भी जा सकता है, यहाँ नेहरू से उनका मतभेद भी था। नेहरू सोचते थे कि वो इंग्लैंड वाले या ये लोग जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कंफ्यूजन के क्रम में गांधी की जो पॉलिटिक्स है, गांधी की जो राजनीति है, उस राजनीति में गांधी ने जो बातें कही थी, सोची थी, वो सही सिद्ध नहीं हुई। पॉलिटिकली ही वॉज नॉट अ वेरी क्लेवर मैन इन दैट सिचुएशन, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तो एक और बात निकल के आई थी, जब जिन्ना से उनकी डीलिंग हुई और राजगोपालाचारी से जो बातचीत हुई थी, पार्टीशन के बारे में जो जो बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान का ये हिस्सा, पाकिस्तान बनेगा तो ये हिस्सा बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह की जो गुप्त बातचीत हुई थी, उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि गांधी जी के कई कैलकुलेशंस सही नहीं बैठे। और यही कारण है कि जब अंग्रेजों से निगोशिएशन चालू हुआ, तो हमेशा ये ध्यान रखा गया कि गांधी को उसमें शामिल न किया जाए। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये जो ट्रांसफर की बात हुई, डिवीजन की बात हुई, जब भी जनता से डील करने का मामला होता था, तभी गांधी को शामिल किया जाता था। अंग्रेजों ने भी सिर्फ और सिर्फ गांधी से संपर्क उस वक्त किया जब गांधी को किसी जगह गांधी की जरूरत थी। हिंदू मुसलमान का दंगा इतना भयानक हो चुका है कि कोई सुनता नहीं किसी की बात को, वैसे समय में गांधी को याद किया जाता था। लेकिन जब डील होती थी, जब टेबल पर बातचीत होती थी, तो गांधी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता था। लोगों को लगता था कि गांधी की जरूरत उस काम के लिए नहीं है। उस पॉलिटिकल डोमेन में वो लोग सिर्फ और सिर्फ नेहरू और सरदार पटेल को ही शामिल करते थे कांग्रेस की तरफ से, और कभी आजाद भी होते थे। इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि गांधी का जो ये जो राजनीति में और पावर पॉलिटिक्स में जो गांधी की पोजीशन 39 के पहले थी, वो 39 के बाद नहीं रही। हालांकि 1942 के आंदोलन के दौरान नारे यही लगते थे, जब अधिकार होता था पर गोली लगती, महात्मा गांधी की जय, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। जय श्याम का नारा लगा करके भी लोग बहुत सारी हत्याएं कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का नारा होने मात्र से वो गांधीयन मूवमेंट नहीं होता। थैंक यू सर। सर, जैसा आपने कहा कि गांधी जी एक मार्गदर्शक के रूप में थे, का महत्व था, लेकिन जब डील करने की बात आती थी तब चेयर पर वो नहीं होते थे। तो क्या हम इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत नहीं देख सकते? हम देखते हैं कई बार कि एक पॉलिटिकल लीडर जब काफी अनुभवी हो जाता है, तब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन छोड़कर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, और उसके नीचे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक्टिव लीडर की भूमिका में होते हैं। क्या गांधी जी की उस समय का जो संदर्भ है पूरी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का, क्या इस तरह से नहीं देख सकते उसे? मित्र, आपने वो बात कह दी जो मैं कहना नहीं चाहता था। राजनीति में ऐसे क्षण भी आते हैं जब मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बना करके लोगों को रहने के लिए या रिटायर कर दिया जाता है। गांधी की ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि गांधी के पास एक जबरदस्त शक्ति थी, वो थी जनता को, जब भी जनता की बात होती थी गांधी की जरूरत पड़ती थी, वो अंत तक रही। जनता ने कभी भी गांधी को नहीं छोड़ा, ध्यान रखिएगा इस बात का। पॉलिटिक्स जब जब जनता पर निर्भर करती रही, तब तब गांधी रेलिवेंट है। लेकिन जनता की पॉलिटिक्स में उपस्थिति इतने बड़े हुए रूप में 40 दशक में हुई है, जहां जहां हुई है, जनता इतने इतने कंफ्यूजन में, इतने सेक्शन में बटी हुई रही। मूवमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हुआ जैसा पहले हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल डीलिंग्स में गांधी मार्जिनलाइज्ड हुए थे, बावजूद इसके कि जनता के बीच में गांधी के प्रति श्रद्धा अंत तक बनी रही। उस अंत तक बनी श्रद्धा से कोई गांधी को अलग नहीं कर सकता। गांधी के प्रति जनसाधारण में जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वो एक ऐतिहासिक सच्चाई है।
उससे किसी को कभी कोई इनकार नहीं हो सकता। बावजूद इसके कि जो जो उनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उसके साथ लोगों के मतभेद बढ़ते चले गए थे, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, खास करके 46 के बाद। थैंक यू सर। सर एक आसान सवाल है कि गांधी तो नई राजनीति को लेकर आए। आपने कहा कि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतंत्र को भी आंदोलन में समाहित करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि गांधी इसको मजबूत किया या फिर एक मजबूत कांग्रेस की लीडरशिप गांधी के हाथों में थी, मतलब महज एक लीडर थे, या फिर गांधी ने स्वयं कांग्रेस को मजबूत किया? बहुत बढ़िया, ये मैं इट्स ए गुड क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इसका दो उत्तर हो सकता है। एक तो उत्तर ये हो सकता है कि परिस्थितियां इतनी जटिल थी, और परिस्थितियां इतनी एक मूवमेंट के लिए उपयुक्त थी। मतलब जो अंग्रेजों के प्रति जो सेंटिमेंट था, अंग्रेजों के प्रति जो मतलब असंतोष था, वो चरम पर था, बहुत सारे कारणों से। उसमें बहुत सारे कारण थे। वो पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारतीय राजनीतिक नेतृत्व भी ये सोचता था कि अंग्रेजों का साथ दिया है हम लोगों ने, हम लोग उनकी सेना में शामिल हुए हैं, उनके लिए मोबिलाइजेशन किया है, तो वो लोग हम लोगों को बहुत सारे कंसेशन देंगे। इसी उम्मीद में गांधी जी सेना में भर्ती करवा रहे हैं, और मालवीय की कोशिश कर, सब लोग कोशिश कर रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी। लेकिन जैसे ही सरकार का काम खत्म हुआ, वैसे ही सरकार ने बहुत कड़े कड़े कानून बनाने शुरू किए। रिफॉर्म एक ले आए, लेकिन वो इनएडिक्वेट था। इसलिए एक बहुत बड़ा सदमा लोगों को लगा था, और वो जो सदमा लगा था, उस सदमा के साथ एक चरम अपमान का क्षण आया जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद तो मानो देश में एक जबरदस्त एक माहौल बन गया था। उसके बाद जो कांग्रेस हुई वहां पर, उस कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन लाया गया था एनी बेसेंट की तरफ से। वो रेजोल्यूशन थोड़ा सा सॉफ्ट था सरकार के प्रति। तो लोगों ने ये कहा कि कोई भारतीय माँ की संतान ये नहीं लिख सकती, ये रेजोल्यूशन नहीं बना सकती, या ये रेजोल्यूशन किसी इंडियन का नहीं हो सकता। इतना सेंटिमेंट जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ था। ऐसे में गांधी आते हैं, और उस समय गांधी की का जो रेडिकल पोस्चर है, उनके जो आश्वासन है, वो लेकिन सचमुच लोगों को बहुत भावुक कर देने वाले थे, और लोगों को बहुत इमोशनली उन्होंने चार्ज किया था, और लोगों को अपने साथ जोड़ा था। और वो ऐसा मोमेंट था, जिस मोमेंट में गांधी अगर न होते तो संभवतः कोई और होता। हो सकता है कि यहाँ एक हिंसक किस्म की कोई आंदोलन हो सकता था, जो कि एम एन रॉय कहते भी थे कि उस वक्त एक पूरी सिचुएशन बन गई थी कि हम लोग अगर उसका फायदा ले पाए तो हम लोग यहाँ रेवोल्यूशन कर सकते थे। लेकिन गांधी ने उसको नहीं लिया। बहरहाल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ थी। उस स्थिति में गांधी ने आकर के उस पूरे मामले को संभाला है, और उसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक परिस्थितियां ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में। गांधी को मैं इससे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांधी के राइज में वो परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसको ही मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये आस्था का प्रश्न था ना? यस सर। आस्था, बहुत बढ़िया, बहुत। सर एक सवाल मेरे दिमाग में कि आपने जब टेक्स्ट बताते हुए समझाया कि एमन रॉय जो कि लेफ्ट के थे और गांधी जी जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, तो उस समय पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अलग अलग थे, और आज़ादी के बाद लेफ्ट का जब डिवीजन हुआ तो लेफ्ट के एक विंग को तो कांग्रेस ने बैन ही कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जब चुनाव की बात आती है, जब अस्तित्वों को बचाने की बात आती है, तब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी साथ में इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं? ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई मस्ट से। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि आप ये प्रश्न पूछेंगे। मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आई ओनली से दैट इट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। तो उमेश का क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की मौत का बहुत गहरा असर पड़ा था देश पर, ऐसा कहा जाता है, और इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि गांधी जी मरते मरते भी देश को बहुत कुछ दे गए। तो इनका प्रश्न है कि आपको ऐसा क्या लगता है इसके बारे में कि क्या मरने के बाद भी गांधी जी ने बहुत कुछ दिया देश को, मृत्यु के इंसिडेंट के बाद? गांधी मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत सोच कर मैं कह रहा हूं।
कि गांधी ने अपने को देश की एकता के लिए अपनी आहुति दी है, अपनी आहुति दी है। और गांधी का जो सबसे हीरोइक एक्ट है, अगर मैं इसको इस रूप में कहूं, तो ये मेरा कथन नहीं है, ये मैं एक इतिहासकार हैं सुमित सरकार, जो गांधी के प्रति बहुत क्रिटिकल होते हुए उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने भी कहा है कि ये सबसे ग्लोरियस चैप्टर है जो अंतिम फेज, उन्होंने नौखली का जिक्र किया था, कलकत्ते का जिक्र किया था। मैं कहता हूं कि उसके बाद भी गांधी ने अंत तक जिस गरिमा के साथ अपने मॉरल कमिटमेंट को अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट के ऊपर रखकर अपनी बात रखी है, मैं इसको हीरोइक एक्ट मानता हूं। गांधी के प्रति तमाम तरह की शंकाओं के बावजूद अंतिम समय में ऐसा मुझे लगता है कि वो गांधी है, गांधी की वापसी होती है, उस रेडिकल गांधी की वापसी होती है। और मैंने पहले भी कहा कि उनके जो अंतिम भाषण है, 3 कम से कम भाषण जो है, उसको आप जरूर सुनिएगा। और उस भाषण में वो एक बार कहते हैं कि हो सकता है कि मैं आ ना सकूं, उस भाषण में उन्होंने कहा है मैं आ ना सकूं, हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है, लेकिन प्रार्थना होगी आप लोग आइएगा। ये 2 दिन संभवतः पहले उन्होंने ये कहा है, उनकी अपनी आवाज में अभी उपलब्ध है। तो गांधी का जो ये समय है, ये तो हीरोइक है, और उसका जितना स्मरण होता है उतना अधिक देश के बारे में, जनता के बारे में, भीड़ के आखिरी आदमी के बारे में सोचने की प्रेरणा तो मिलती है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं। तमाम तरह की शंकाओं के बावजूद उनकी पॉलिटिकल लाइन जो है, कई जगह बहुत सारी उनसे गलतियां हुई हैं, जैसा मैंने बार बार दोहराया है। पॉलिटिकली उनके जो आइडियाज थे वो समाज के लिए उतने उपयुक्त थे या नहीं, मैं इस पर बातचीत करना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा, क्वेश्चन करना चाहूंगा। लेकिन एज ए मैन हु शोड द करेज टू स्टैंड फॉर हिज मॉरल वैल्यूज इज अनइमेजिनेबल। He was the greatest man to stand for that. और ये एक किताब भी लिखी गई है, आफ्टर लाइफ ऑफ गांधी, जिसमें कहा गया है कि महान महात्मा वो होता है जिसकी मृत्यु के बाद का जीवन बड़ा होता है। तो गांधी तो महात्मा थे, उनकी मृत्यु ने एक ऐसा संदेश दिया है जिससे कि पूरा देश ये समझ सकता है कि राजनीति और पावर जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर भी कोई चीज हो सकती है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। थैंक यू सर। सर, जाते जाते एक सवाल अभी दिमाग में आया है, वो छोटा सा ही सवाल है कि गांधी जी ने हरिजन आंदोलन चलाया हरिजनों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम गांधी जी के दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पता चलता है कि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का मजबूती के साथ समर्थन किया है। तो क्या हम इसे गांधी जी के व्यक्तित्व की ड्युअलिटी समझें या फिर कुछ और ही चीज है, एक तरफ हरिजन आंदोलन और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था का समर्थन? इस छोटे सवाल के साथ एक और सवाल बाद में जुड़ सकता है, वो है कि स्त्रियों के मामले में वो बड़े कंजर्वेटिव, आदि आदि। ये सारे सवाल जो है ना, ये उत्साह में भी पूछे जाते हैं और कुछ जेन्युइन इसमें कंसर्न भी है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चाएं करते रहते हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो जाति को कमजोर करने के में इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो महात्मा गांधी है। जाति को सबसे कमजोर करने में, लोगों को जोड़ने में जिस व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान है वो महात्मा गांधी। अब इस विषय पर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वो एक बहुत लंबा विषय होगा, क्योंकि तो गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ थे, उसका समर्थन करते थे। ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट के भीतर बहुत सारे कैविएट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, वर्णाश्रम को किस रूप में वो देखते थे, जाति को क्यों बचाना चाहते थे, जाति से कैसे क्या क्या चीजें होती थी, ये बहुत लंबा विषय। लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि गांधी जातिवादी बिल्कुल नहीं थे। और एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा इस बारे में। गांधी जी का एक अप्रोच होता था, गांधी जी का जो सम्मान हो रहा था, और वो शायद किसी इस तरह की सभा में गए थे
मद्रास में शायद, अरे हाँ मैं भूल गया हूँ, छोड़िए उस बात को, उस तरह की चीजें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। मैं नौजवान साथी को जब भी होंगे मैं उनको एक अनुरोध करूंगा, एक छोटी सी किताब है, महादेव देसाई ने लिखी है, महादेव देसाई ने बहुत सहयोग किया था, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे के साथ थे। गांधी इन सिलोन एक किताब है, छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में चर्चा कम होती है, और अद्भुत किताब है। ये जो सवाल छोटे छोटे हैं ना, कि 1927 में सिलोन गए थे, इन सारे सवालों पर वही मुझे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है। उन्होंने भाषण दिए, उसमें ये सारे सवाल, जो सवाल बार बार दोहराए जाते हैं और फिर भी उसको उसी रूप में रहने दिया जाता है और रिजॉल्व नहीं किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस किताब को एक बार आप देख लीजिए। महादेव देसाई ने उनकी जो गांधी जो किताब है, उसमें रिपोर्ट है क्या क्या उन्होंने औरतों को कहा, औरतों को क्या करना चाहिए, बौद्धों को क्या करना चाहिए आदि, उसमें ये सारे सवालों के जवाब हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उसको आप एक बार देखिए। सवाल ये है कि गांधी जी वर्ल्ड वन के लिए लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तब क्या गांधी जी ने अपने अहिंसा के जो सिद्धांत है उससे समझौता नहीं कर लिया, एक तरफ अहिंसा की तरफ युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये भी अच्छा सवाल है लेकिन पुराना सवाल है। ये सवाल सरदार पटेल ने भी उनसे पूछा था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब वो कह रहे थे कि हम लोग को युद्ध का विरोध जो है किस तरह से करना चाहिए, तो सरदार पटेल का ये सवाल है, ये पुराना सवाल है। देखिए गांधी जी ने जो उत्तर दिया वही मैं दोहरा दूं आपके सामने। गांधी जी ने कहा था कि हम लोग को उम्मीद थी, हंसते हुए उन्होंने कहा था कि हम लोग की उम्मीद थी कि हम लोग को वो क्या उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वो लोग हम लोग को सेल्फ रूल दे देंगे, ऐसे कुछ उन्होंने कुछ कहा था। यानी कि उस वक्त एक ऐसा वातावरण था और गांधी जी को ये विश्वास था कि अगर ठीक से कोशिश की जाए तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के एक समझौता किया जा सकता है। वो गांधी का इसमें विश्वास उस वक्त था। गांधी का ये विश्वास जो है बहुत धीरे धीरे टूटा है। ये अंग्रेजों को समझाया नहीं जा सकता, अंग्रेजों से सिर्फ लड़ा जा सकता है, ये तो बाद में टूटा है। किसी वेबिनार में इतना समय ध्यान से लोग सुनने वाले कम मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ नौजवानों से बात करके, और मुझे सचमुच जो है कृतज्ञ होना चाहिए आपका कि जो मैंने कहा आपने सुना, और व्यक्ति को बहुत